हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी डीलर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी डीलर्स के अंदर जो आपके प्राइमरी डीलर्स आपने पढ़ा था कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल और परचेज करता है और उसके बदले में एक रिलायबल और 1% ऑफ कमीशन चार्ज करता है। हालांकि इसका जो है वैल्यू जो है वो ख़त्म होती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसकी वजह से जो प्राइमरी डीलरशिप होती है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते थे प्राइमरी डीलर के? वो फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन ऑर्डर टू मेक इट वाइब्रेंट, लिक्विड एंड ब्रॉड बेस्ड। वो कहता है कि वो अपनी प्राइम जो सिक्योरिटी मार्केट होती थी उसके इन्वायरमेंट को इतना स्ट्रेंथन करता था जिससे कि वो वाइब्रेंट हो, मीन लोग उनके बारे में अच्छी तरह से जान पाएँ, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएँ। उसके अलावा वो लिक्विड होती थी कि ईजीली मार्केट में सेल परचेज की जा सकती थी। दूसरा वो कहता है ensuring developments of underwriters and market making capabilities for government securities outside the RBI। वो कहता है कि इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी अंडरराइटर को डेवलप कर सकें और मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए आपकी उन प्राइमरी डीलर्स के अंदर कि वो नई मार्केट बना पाएँ, नए नए कस्टमर्स ढूंढ पाएँ, नए नए इन्वेस्टर्स को खोज कर पाएँ। तीसरा वो कहता है improving secondary market trading system which would contribute to price discovery, enhance liquidity, turnover, encourage the voluntary holdings of government security amongst the wider investment base। वो कहता है कि वो इस तरह से अपनी सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उसकी लिक्विडिटी और उसकी टर्नओवर को एनहांस किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है मेकिंग प्राइमरी डीलर्स एन इफेक्टिव कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वो कहता है कि प्राइमरी डीलर इतने इफ़ेक्टिव कंडक्ट करें, मीन अपने काम को इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करें ताकि जो मार्केट के ऑपरेशंस हैं, मीन जो मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो पाए। उसके बाद अब आती है एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि एक प्राइमरी डीलर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। वो कहता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, foreign subsidiaries of scheduled commercial banks and a company incorporate under Company Act 1956 are eligible to apply for primary dealership। वो कहता है जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपके फॉरेन सब्सिडरीज हैं, चाहे वो आपकी कमर्शियल्स बैंक्स हैं, चाहे इनकॉर्पोरेट बैंक्स हैं, कंपनीज़ के अंदर जो आते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आते हैं, वो सभी प्राइमरी डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि द सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल्स कमर्शियल्स बैंक्स और बैंक एंड ऑल फाइनेंशियल शुड बी रजिस्टर्ड एज NBFC। NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उनमें भी वो मतलब वो वाली कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, इसमें प्राइमरी डीलरशिप ले सकती हैं एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू डेट ऑफ एप्लीकेशन। मीन कम से कम उन्हें 1 साल लगता है प्राइमरी डीलरशिप लेने के। दे शुड हैव मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ 1,50,000 करोड़ फॉर द कोर एक्टिविटीज़ एंड 250 करोड़ फॉर द डाइवर्सिफिक एक्टिविटीज़। उनके पास मीन देखो 2 कंडीशंस बताई हैं। एक तो क्या है कि वो इनसे रिलेटेड हो, मीन जो ये शेड्यूल कमर्शियल्स बैंक्स हैं या आपके इनकॉर्पोरेट अंडर बैंक्स हैं या फिर आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये हो। और दूसरी वो कहता है कि कम से कम उनके पास मिनिमम अपना जो है वो 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए प्रायर एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, और उससे अलग 250 करोड़ रुपया उनके पास और होना चाहिए जो उनकी बाकी की कोर एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद द बैंक शुड हैव मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट असेट रेशो ऑफ 9%। मीन उनके पास जो बैंक्स हैं उनके पास, क्योंकि बैंक भी इसमें क्या कर सकते हैं एज अ प्राइमरी डीलरशिप ले सकते हैं, तो कहता है लेकिन उन बैंकों के पास अपनी CRAR जो है वो 9% होनी चाहिए। उनके पास जो कैपिटल्स रिस्क वेटेड एसेट रेशो होता है वो उनका 9% से अगर कम है, मिनिमम मतलब शुड हैव इतना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे
कम है तो वो पीडीशिप नहीं ले सकते। दे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स शुड बी लेस देन 3%, मीन जो उनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मेरे ख्याल से बेटा आप सभी को पता होना चाहिए, वो असेट्स जो कि जिनकी परफॉर्मेंस से हम ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं उठा पाते लेकिन उनकी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। जैसे एक सेंट्रलाइज्ड अगर आपने एसी करवा रखा है किसी कंपनी के अंदर और उसके अंदर आप जाकर हर रूम में फ़ैन फैसिलिटीज़ देते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाएंगी। मीन वो संपत्ति तो है आपकी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ना के बराबर होती है। तो कहता है इस तरह की संपत्ति भी अगर उसकी 3% से ज़्यादा है तो भी वो पीडीशिप नहीं ले सकते। एंड दे शुड हैव द प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का उनके पास प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए। मीन 3 साल से कॉन्टीन्यूसली उनकी कंपनी या उनका बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। एंड द बैंक विच डोंट हैव द सब्सिडरीज अंडर टेकिंग पीडी बिजनेस एंड इंटेंडिंग टू अंडरटेक पीडी बिजनेस डिपार्टमेंटली शुड हैव मिनिमम नेट ऑन फंड इज 1000 करोड़। वो कहता है जिस बैंक के पास अपनी कोई सब्सिडरी नहीं है पीडी के लिए, उस बैंक को अगर पीडीशिप लेनी है तो उनके के पास अपने 1000 करोड़ रुपया होना, मीन अपने नेट ऑन फंड 1000 करोड़ होने बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।